कहानी की शुरुआत होते ही हमने ग्रीसफील्ड नाम के एक ऑर्फनेज को देखा और यहाँ पर इजाबेला नाम की एक लेडी यहाँ के सभी बच्चों को संभालती है और बच्चे भी उसे माँ कहकर बुलाते थे। ये सभी बच्चे यहाँ काफी खुश रहते हैं और एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं। साथ ही बच्चों की पहचान के लिए उनके गले पर नंबर्स का टैटू बनाया गया था। यहाँ पर इजाबेला इन बच्चों को पढ़ाती भी थी ताकि जब उन्हें अडॉप्ट किया जाए तो वो बाहरी दुनिया में अच्छे से रह सके। यहाँ हम एमा, नॉर्मन और रे नाम के 3 बच्चों को देखते हैं और ये तीनों दोस्त इस जगह के सबसे होशियार स्टूडेंट्स थे। ये ऑर्फनेज एक सुंदर हरी भरी जगह के बीच में था जहाँ ये सभी बच्चे अक्सर खेला करते और साथ ही यहाँ का कोई भी बच्चा ऑर्फनेज की बॉल को पार नहीं कर सकता था क्योंकि ये इस जगह का सबसे स्ट्रिक्ट रूल था। और जब भी कोई फैमिली इन बच्चों में से किसी को अडॉप्ट करती तो उस बच्चे को हमेशा के लिए ऑर्फनेज छोड़ना पड़ता। और इसी तरह आज कोनी नाम की एक बच्ची को अडॉप्ट करने के लिए एक फैमिली आने वाली थी, इसलिए सभी बच्चों ने उसे अलविदा कहा, जिसके बाद इजाबेला उसे ऑर्फनेज से बाहर ले गई। कोनी के जाने के बाद एमा और नॉर्मन बात करते हैं कि क्या कोनी उन्हें लेटर भेजेगी। दरअसल यहाँ से जाने वाले बच्चे अक्सर अपने दोस्तों से वादा करते हैं कि वे उन्हें बाहर जाकर लेटर जरूर भेजेंगे, लेकिन आज तक किसी भी बच्चे ने वापस लेटर भेजा नहीं था। अब इसी दौरान नॉर्मन और एमा की नजर कोनी के फेवरेट टेडी पर पड़ी, जिसके बिना कोनी कहीं नहीं जाती थी, इसलिए इन दोनों ने इस टेडी को उसे देने का फैसला किया। तभी रे ने कहा कि मेन गेट की लाइट अभी भी चालू है, जिसका मतलब है कि शायद कोनी अभी यहाँ पर ही है, तो जल्दी से उसके टेडी को दे आओ। इसीलिए नॉर्मन और एमा गेट की तरफ भागे और तभी ने यहाँ एक ट्रक दिखाई दिया। जब ये ट्रक के अंदर झांकते हैं तो बुरी तरह से डर गए क्योंकि इस ट्रक में कोनी की डेड बॉडी रखी हुई थी जिसके सीने पर एक फूल लगा हुआ था। तभी ने यहाँ पर किसी के आने की आवाज सुनाई दी और ये दोनों ट्रक के नीचे छिप गए और तभी यहाँ पर 2 बड़े बड़े राक्षस आए जिन्होंने कोनी की बॉडी को एक कैप्सूल में डाल दिया। इन राक्षसों को देखकर एमा और नॉर्मन बुरी तरह से डर जाते हैं और उन्होंने इनकी बातें सुनी, जो की बात कर रहे थे कि इस जगह पर रहने वाले इंसानों का मीट काफी बढ़िया होता है और यहाँ पर इन इंसानों को हमारे ही लिए तो पाला जाता है, जिससे ये दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ पर हम इंसानों की फार्मिंग की जा रही है ताकि ये डीमंस हम बच्चों को खा सकें और एक दिन ये हम सभी को खा जाएंगे। तब यहाँ पर इजाबेला आती है और उन डीमंस से प्रॉमिस करती है कि मैं अगली बार तुम्हारे लिए एक बढ़िया इंटेलिजेंट बच्चा लाऊंगी, क्योंकि दरअसल जो बच्चे इंटेलिजेंट होते उनका मीट बढ़िया क्वालिटी का माना जाता था। और इसी बीच उन डीमंस को एमा और नॉर्मन की खुशबू आ जाती है, इसलिए वो चारों तरफ चेक करने लगे और ट्रक के नीचे देखने पर उन्हें सिर्फ कोनी का टेडी ही मिला, जिसे उठाकर वो इजाबेला को दे देते हैं। और इजाबेला को ये देखकर शक हो जाता है कि यहाँ जरूर कोई बच्चा आया था। अब इसी बीच एमा और नॉर्मन वापस ऑर्फनेज की ओर भागे, जहाँ पर कि एमा नीचे गिर जाती है और वो रोने लगी क्योंकि उससे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे ये माँ कहते हैं वो एक बुरी इंसान है और जिस जगह ये रह रहे हैं वो कोई ऑर्फनेज नहीं बल्कि एक फार्म है जहाँ हमें पाल रहे हैं। तब नॉर्मन ने उसे शांत किया कि हम यहाँ से भाग चलेंगे, जिस पर एमा ने कहा कि हम अकेले यहाँ से नहीं भागेंगे बल्कि हमें अपने बाकी साथियों को भी यहाँ से लेकर भागना होगा। अब अगले दिन नॉर्मन और एमा ऑर्फनेज की फेंस के पास गए। यहाँ पर नॉर्मन एमा से कहता है कि हमें यहाँ से भागने के लिए बढ़िया प्लानिंग करनी होगी और जब हमारी प्लानिंग पूरी हो जाएगी तो इस बारे में हम बाकी बच्चों को बताएंगे। इसलिए ये दोनों उस एरिया को चेक करने के लिए फेंस को पार करते हैं और दूसरी तरफ जाकर इन्हें पता लगा कि वहाँ पर एक बहुत ऊंची दीवार भी है जिसे कि पार करना नामुमकिन है। इसलिए ये सोचते हैं कि हमें यहाँ पर एक रस्सी लेकर आना होगा। वहीं दूसरी तरफ मैदान में सभी बच्चे खेलना बंद कर देते हैं क्योंकि इनमें से इनकी एक साथी गायब हो गई थी। तभी इजाबेला यहाँ आती है, वो अपनी घड़ी निकाल कर देखती है, जिसके बाद वो जंगल की तरफ बढ़ गई, जिसके कुछ ही देर बाद वो उस खोई हुई लड़की को वापस अपने साथ मैदान में ले आई, जिससे ये दोनों समझ जाते हैं कि इजाबेला ने सभी बच्चों पर ट्रैकर लगाया है, जिससे इन्हें उनकी लोकेशन का पता लग जाता है। अब अगले दिन नॉर्मन और एमा जंगल में जाते हैं और कुछ रस्सियों को पेड़ में छिपा दिया, लेकिन इसी दौरान इनका दोस्त रे भी यहाँ आ गया, तो इसीलिए नॉर्मन उसे सब कुछ बता देता है, जिससे रे को भी उनकी बातों पर यकीन हो गया। इसलिए उसने भी इनका साथ देना तय किया। जिसके बाद ये सभी लाइब्रेरी में आ गए, जहां इन्होंने देखा कि सभी किताबों पर एक उल्लू की मोहर लगी हुई है, जिसके चारों तरफ एक कोड भी है। कोड को डिकोड करने पर इन्हें पता लगा कि मिनर्वा नाम का एक आदमी इस जगह की सारी सच्चाई जानता है और किताबों के जरिए सभी बच्चों को बताना चाहता है कि उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। खैर अब शाम को इजाबेला सभी बच्चों को अपनी नई असिस्टेंट क्रोन से मिलवाती है। अब क्रोन के यहाँ आने से एमा और नॉर्मन का भागने का प्लान और भी टफ हो गया था, क्योंकि अब बच्चों की देखभाल के लिए इस जगह पर दौड़ते थी, जिनसे बचना काफी मुश्किल था। यहाँ पर इजाबेला क्रोन को नॉर्मन, एमा और रे की प्रोफाइल दिखाते हुए बताती है
कि मुझे लगता है कि ये तीनों बच्चे ऑर्फनेज की सच्चाई जान चुके हैं, तो तुम्हें उन पर नजर रखनी होगी। खैर अब अगली सुबह ये तीन बच्चे बाकी बच्चों को एक स्पेशल गेम सिखाते हैं ताकि अगर उन्हें यहाँ से भागना पड़े तो वो आसानी से भाग सकें। लेकिन तभी क्रोन भी यहाँ आ गई और इनके गेम में शामिल हो जाती है। सभी बच्चों ने गेम शुरू कर दिया और क्रोन उन्हें पकड़ने लगी। वो यहाँ पर सभी बच्चों को पकड़ देती है लेकिन नॉर्मन को नहीं पकड़ पाती। खैर अब इसके बाद ये तीनों एक जगह पर मिलते हैं। यहाँ पर नॉर्मन कहता है कि हम बच्चों में से कोई क्रोन का जासूस है जो कि हमारी हर एक हरकत उन्हें बता रहा है। नॉर्मन कहता है कि ये जो भी है वो हमारी उम्र का ही बच्चा है, इसलिए वो जासूस का पता लगाने के लिए अपनी ही उम्र के बच्चे डॉन और गिल्डा से सच्चाई पूछता है। लेकिन नॉर्मन को इनकी बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए डॉन नाराज होकर रे को पीटने लगा। तब एमा रोते हुए कहती है कि हम जो भी तुम्हें बता रहे हैं वो सब सच है, तुम्हें यकीन करना होगा हम पर। ये सुनकर गिल्डा उन पर विश्वास कर लेती है क्योंकि वो जानती थी कि एमा इजाबेला से बहुत प्यार करती है, तो वो उसके बारे में झूठ क्यों ही बोलेगी। इसके बाद नॉर्मन डॉन और गिल्डा को इन्होंने जो रस्सियां छिपाई थी उनके बारे में बताता है। इसी रात हमने एक अनजान बच्चे को देखा जो कि इजाबेला का स्पाई था। वो उसके दरवाजे के नीचे से एक नोट खिसकाता है जिसमें कि रस्सियों के बारे में लिखा था और साथ ही ये भी कि नॉर्मन बुरा इंसान है। खैर अब अगली सुबह नॉर्मन, एमा और रे देखते हैं कि इनकी छिपाई रस्सियों को इजाबेला ले गई है, क्योंकि अब इन तीनों के अलावा उन रस्सियों के बारे में डॉन और गिल्डा जानते थे, इसलिए इनका शक उन पर जाने लगा। लेकिन तभी नॉर्मन ने बताया कि वो दोनों स्पाई नहीं हैं, क्योंकि मैंने उन्हें रस्सियों के बारे में नहीं बताया था। और साथ ही कहता है कि मैंने ये रे को चेक करने के लिए किया था, क्योंकि रे के अलावा असली रस्सियों के बारे में कोई नहीं जानता था, तो इसका मतलब है कि रे ही वो स्पाई है। तब रे ने भी कबूल किया कि हाँ मैं ही इजाबेला का स्पाई हूँ और मैं इस ऑर्फनेज की सच्चाई बहुत पहले से जानता हूँ, लेकिन मैं बाकी बच्चों की तरह मरना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने इजाबेला के लिए जासूसी का काम करना शुरू कर दिया। और बदले में इजाबेला ने मेरे अडॉप्ट होने का टाइम बढ़ा दिया। और साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ से अकेला नहीं निकल सकता था, लेकिन फिर भी मैंने निकलने की उम्मीद नहीं छोड़ी, इसीलिए मैंने कोनी के टेडी को छिपाया था ताकि तुम जब कोनी का टेडी देने जाओ तो तुम्हें भी सच्चाई पता लग सके। उसकी बातें सुनने के बाद नॉर्मन और एमा से कहते हैं कि हमें अभी भी तुम पर विश्वास है, इसलिए ये उसे अपनी टीम में ही रहकर डबल स्पाई बना देते हैं, यानी कि अब वो इजाबेला के साथ मिलकर इनके लिए काम करेगा। इसके बाद नॉर्मन अपने रूम में बने एक सीक्रेट होल में रस्सियों को छिपा देता है और साथ ही वो अपने द्वारा बनाए गए कुछ गैस कैन और बाकी गैजेट को भी उस होल में रख दिया। दरअसल ये ट्रैकर उसने अपने ऊपर लगे ट्रैकर को डिफ्यूज करने के लिए बनाया था ताकि इजाबेला उसकी लोकेशन का पता ना लगा सके। खैर अब इसके बाद रे रात में इजाबेला के पास जाता है और उससे झूठ बोलता है कि बच्चे तुम्हारे खाने में जहर मिलाने की कोशिश करेंगे। इस जानकारी के लिए इजाबेला ने उसे थैंक्स भी बोला, लेकिन उसने रे से ये भी कहा कि कुछ महीनों बाद तुम्हें अडॉप्ट कर लिया जाएगा, और ये सुनकर रे परेशान हो गया। खैर अब अगले दिन पांचों बच्चे रस्सियों का टेस्ट करने के लिए उन दीवार के पास जाते हैं जहाँ पर कि क्रोन ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन इस बारे में वो इजाबेला को बताने की जगह बच्चों की ही मदद करती है। वो कहती है कि मेरी बॉडी में एक चिप लगी है और अगर कोई बच्चा यहाँ से भाग जाता है तो मेरी बॉडी में करंट देकर मेरी जान ले ली जाएगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यहाँ पर बच्चों को पता लगा कि क्रोन भी इसी ऑर्फनेज में पली बड़ी है और अब वो इजाबेला को हटाकर खुद उसकी जगह लेना चाहती थी, इसलिए वो इन बच्चों की मदद करेगी। खैर अब रात होने पर ये सभी बच्चे क्रोन के रूम में आ गए, जहाँ पर वो इन्हें एक कहानी सुनाती है कि हजारों साल पहले इंसानों और राक्षसों के बीच एक युद्ध शुरू हुआ जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें गई थीं, जिसके बाद इन दोनों जातियों में द प्रोमिस नाम का एक सौदा हुआ जिसके तहत ये दोनों जातियां अपनी अलग अलग दुनिया में रहेंगी। साथ ही डीमंस ने वादा किया कि अब वो इंसानों को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन बदले में उन्हें खाने के लिए इंसानों के बच्चे चाहिए। यही वजह थी कि ऑर्फनेज में कुछ बच्चों को उन डीमंस के लिए रखा गया और इसीलिए बच्चों को अच्छे से यहाँ पालते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चों का दिमाग खाने से वो मॉन्स्टर, वो राक्षस इंटेलिजेंट बनते हैं और इसीलिए वो इंसानों पर हमला नहीं करते। खैर अब इन बच्चों ने क्रोन से ट्रैकर के बारे में पूछा तो क्रोन ने कहा कि सभी बच्चों के कानों पर ट्रैकर लगाया गया है ताकि इजाबेला उन्हें ट्रैक कर सके, लेकिन अब क्योंकि रे ने ट्रैकर को ब्लॉक करने का तरीका निकाल लिया था तो इन्हें ट्रैकर की चिंता तो नहीं थी, तो अब इसलिए क्रोन भी उनके इस तरीके का पता लगाना चाहते थे। अगले दिन जब सभी बच्चे ग्राउंड में खेलने के लिए जाते हैं तो क्रोन सभी बच्चों के रूम में आकर उस ट्रैकर ब्लॉकर को खोजने लगी, लेकिन गिल्डा ने उसे विंडो से देख लिया था और इस बारे में उसने अपने साथियों को भी बता दिया। इसलिए बच्चे उस डिवाइस को एक पिक टैडी में रख देते हैं जिसे कि क्रोन ने पहले ही चेक कर लिया था। इसके बाद क्रोन को रे का सीक्रेट होल मिल जाता है जिसे खाली देखकर उसे शक हो गया, इसलिए वो फिर से रूम की तलाशी लेने लगी और उस पिक टैडी को उठा लिया। लेकिन तभी यहाँ पर इजाबेला आ जाती है और क्रोन को एक लेटर देते हुए कहती है
कि तुम्हें दूसरे ऑर्फनेज में माँ की पोस्ट दी गई है, तो तुम्हें तुरंत निकलना होगा। ये सुनकर क्रोन को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो यहाँ से जाने से पहले उन 5 बच्चों के लिए एक स्पेशल पेन छोड़कर चली गई। जब क्रोन मेन गेट पर पहुंचती है तो उसकी मुलाकात अनाथालय के सुपरवाइजर से हुई, जिसे सभी लोग दादी माँ कहते थे। यहाँ पर क्रोन ने दादी को ऑर्फनेज के अंदर हुए इंसिडेंट के बारे में बताया, जिस पर दादी क्रोन से कहती है कि इजाबेला अपना काम बहुत ही अच्छे ढंग से करती है और वो बच्चों को कभी यहाँ से भागने नहीं देगी। तब यहाँ पर एक डीमन आ गया और दादी ने उस डीमन से क्रोन को मरवा दिया। वहीं एमा और नॉर्मन दीवार पर चढ़ने की तैयारी करने लगे तो रे एलिजा को अपनी बातों में फंसा कर रखे हुए था, लेकिन इजाबेला को तो इन पर पहले से ही शक था, इसलिए वो उसकी बातें न सुनकर उसे एक रूम में बंद कर देती है। तो डॉन रे को रूम से बाहर निकाल देता है और इस दौरान इजाबेला उस दीवार की तरफ चल पड़ी, जहाँ पर उसने एमा और नॉर्मन को रंगे हाथों पकड़ लिया और उन पर काफी गुस्सा हो गई। कहती है कि मैंने वो तुम्हें हर एक चीज दी जिसकी तुम्हें जरूरत थी, लेकिन तुमने फिर भी यहाँ का नियम तोड़ने की कोशिश की है। तभी एमा इजाबेला को पकड़ लेती है ताकि नॉर्मन यहाँ से भाग सके, लेकिन इजाबेला ने एमा को आसानी से कंट्रोल करके उसका पैर तोड़ दिया। अब ये देखकर नॉर्मन रुक जाता है क्योंकि वो उसके बिना नहीं जाना चाहता। तब इजाबेला नॉर्मन से कहती है कि आखिरी एडॉप्शन तुम्हारा होगा तो आज रात तुम्हारी ऑर्फनेज में आखिरी रात है। इसके बाद चारों बच्चे नॉर्मन की मदद करने के लिए फिर से इकट्ठा हुए। नॉर्मन कहता है कि अगर मुझे दूसरों को बचाना ही है तो मैं खुशी से खुद को सेक्रीफाइस कर दूंगा। इसके बाद नॉर्मन अपना सामान पैक करने लगा, तभी उसे वो पेन मिला जो कि क्रोन उनकी हेल्प के लिए छोड़ गई थी। खैर अब अगले दिन नॉर्मन जानकारी इकट्ठा करने के लिए उस दीवार पर चढ़ जाता है। तब उसे पता लगा कि दीवार की दूसरी ओर एक गहरी खाई है जिसे कि आसानी से पार नहीं किया जा सकता। खैर नॉर्मन वापस ऑर्फनेज में आकर अपने दोस्तों के लिए कागज पर एक ड्राइंग बनाता है और उन्हें खाई को पार करने के लिए एक पुल खोजने के लिए भी कहता है। खैर अब आज रात को नॉर्मन को यहाँ से जाना था, तो वो सभी बच्चों से अलविदा लेता है और एमा उसे चिपट कर रोने लगी क्योंकि वो जानती थी कि वो डीमन नॉर्मन को खा जाएंगे। खैर अब इजाबेला नॉर्मन को मेन गेट तक ले आई, जहाँ पर नॉर्मन की मुलाकात पीटर नाम के एक आदमी से होती है और पीटर उसे समझाता है कि मैं डीमन को खाना खिलाने वाले उस ऑपरेशन को मैं ही चलाता हूँ। जिसके बाद वो नॉर्मन को सारी बातें बताने लगा, जिस पर नॉर्मन उससे कहता है कि तुम मुझे कुछ भी मत बताओ क्योंकि मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ। तभी यहाँ पर एक डीमन आकर नॉर्मन को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ एमा काफी उदास थी और चोट लगने की वजह से वो कुछ नहीं कर सकती थी। तब इजाबेला उसके पास आकर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस ऑर्फनेज की अगली माँ बनो। ये सुनकर वो काफी परेशान हो गई। वहीं दूसरी तरफ रे अब अकेला हो चुका था क्योंकि अब उसकी बाहर निकलने की सारी उम्मीदें भी खत्म हो गई थी। तभी इजाबेला उसे आकर बताती है कि अडॉप्शन के लिए अगला नंबर तुम्हारा है। अब उसी रात एमा रे के पास आकर उससे कहती है मेरे पास एक प्लान है, लेकिन रे के पास तो एक दूसरा प्लान था, इसलिए वो अपने प्लान के मुताबिक खुद को आग लगा लेता है और उसमें आग लगते ही एमा जोर से रोने लगी और आग की लपटों को देखकर इजाबेला भी यहाँ आ पहुंची। तब एमा उससे कहती है कि रे ने तुम्हारी वॉच के साथ खुद को आग लगा ली है। ये सुनकर इजाबेला जल्दी से आग बुझाने की कोशिश करती है। दरअसल उसकी वॉच बहुत जरूरी थी क्योंकि उसी के जरिए वो बच्चों की लोकेशन देखा करती थी। इजाबेला जैसे ही पीछे मुड़ी उसने देखा कि एमा यहाँ से जा चुकी है। दरअसल ये उनका एक प्लान ही था। खैर अब एमा सभी बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जाती है, जहाँ पर कि रे भी उसके साथ ही था। अब हमने यहाँ पर एक फ्लैशबैक देखा जहाँ पर कि नॉर्मन के जाने के बाद एमा को उसका लेटर मिला था, जिसमें कि नॉर्मन ने यहाँ से भागने के कुछ तरीके लिखे थे और उस स्पेशल पेन को भी लेटर के साथ ही रख दिया था। जिसके बाद एमा ने वो लेटर डॉन और गिल्डा को दे दिया ताकि वो बाकी बच्चों के साथ मिलकर प्लान पर काम करते रहें। दूसरी तरफ इजाबेला को एमा पर शक ना हो तो वो उसके सामने उदास होने का नाटक करती रही। इस प्लान के बारे में एमा ने रे को नहीं बताया था क्योंकि इजाबेला रे पर हमेशा नजर रखती थी। यहाँ पर हमने देखा जब रे खुद को आग लगा रहा था तो एमा ने उसके ट्रैकर को चाकू से निकालकर आग में फेंक दिया था, जिसके बाद उसने इजाबेला को रे की मौत का कहकर उसे धोखा दिया। जिसके बाद उसने चाकू से सभी बच्चों की चिप को हटा दिया, लेकिन वो सबसे छोटे बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा सकती थी, इसलिए एमा उनसे वादा करके गई कि वो उन्हें लेने जरूर आएंगे। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आई जहाँ पर सभी बच्चे एक एक करके उस दीवार पर चढ़ गए, जिसके बाद वो अपनी रस्सियों को खाई की दूसरी ओर फंसा देते हैं और सभी बच्चे लटक कर दूसरी तरफ पहुंच गए सिवाय की एमा के। तभी यहाँ पर इजाबेला आ जाती है जो कि एमा से कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही मासूम थी और मेरा एक बॉयफ्रेंड भी था, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मैंने इस जगह से भागने की कोशिश की, लेकिन जब मैं इस दीवार पर आकर खड़ी हुई तो मुझे एहसास हुआ मैं यहाँ से कभी नहीं भाग पाऊंगी।
आगे उसने बताया जब मेरा बच्चा हो गया तो उसके कुछ टाइम बाद उसकी जान चली गई, इसलिए मैंने इस ऑर्फनेज की माँ बनने और बच्चों को अच्छी जिंदगी देने का फैसला किया। वो कहती है कि हालांकि जब बच्चों को डीमस को दिया जाता तो मुझे बहुत दुख होता था, लेकिन मैं ये सब इंसानों को बचाने के लिए ही तो कर रही थी। यहाँ पर आगे इजाबेला ने एमा से कहा कि तुम मेरी फेवरेट हो, लेकिन फिर भी इजाबेला ने एमा को धमकी दी कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं रस्सी काट कर तुम्हें नीचे गिरा दूंगी। जिस पर एमा ने उससे कहा कि माँ मुझे आप पर विश्वास है, आप ऐसा नहीं करोगी। जिसके बाद एमा रस्सी से दूसरी तरफ जाने लगी तो इजाबेला ने रस्सी काटने के लिए अपना चाकू निकाल लिया, लेकिन वो उस रस्सी को काटती नहीं और इजाबेला दीवार पर खड़ी होकर प्राउड के साथ बच्चे को यहाँ से भागता हुआ देखती है। तभी उसे याद आता है कि रे मैदान में बैठकर जिस सॉन्ग को गा रहा था वो अपने प्रेगनेंसी के दिनों में उसे गाती थी, जिससे इजाबेला को एहसास हुआ कि रे ही उसका बेटा था जो कि बचपन में खो गया था। वहीं सभी बच्चे अब जंगल में पहुंच गए थे और यहाँ पर एमा उन सभी बच्चों को वो पेन दिखाती है, जिसे खोलने पर उसमें से एक उल्लू बाहर निकलता है जो कि सभी बच्चों को शहर की तरफ ले जाने लगा। वहीं इजाबेला पीटर और दादी से मिलने जाती है और सभी बच्चों के भागने के पीछे खुद को जिम्मेदार ठहराती है, इसलिए पीटर सजा के तौर पर उसे एक डीमन के हवाले कर देता है। और इसी सीन के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।